दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, मैं मानकर चलता हूं कि नई परख के राजनीतिक रूप से चौकन्ने दर्शकों को 3 मई 2023 का दिन जरूर याद होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी दिन मणिपुर में हिंसा भड़की थी, जब ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च के दौरान मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पें शुरू हुई थी। इसी के साथ मुझे यह भी यकीन है कि नई परख के जागरूक दर्शकों को आज का दिन यानी 13 सितंबर 2025 भी याद रहेगा, जब भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर के चूरचांदपुर में गए और एक परियोजना का फीता काटा। एक सभा में कोई 20 मिनट तक भाषण दिया। एक कमरे में कुछ लोगों से मिले जिनके बारे में गोदी मीडिया ने बताया कि वे हिंसा पीड़ित थे, और कुल जमा 3 घंटे में अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड में दर्ज करके मणिपुर से रवानगी डाल दी। इन दो तारीखों 3 मई 2023 और 13 सितंबर 2025 के बीच मणिपुर में क्या घटित हुआ, यह भी नई परख के दर्शकों को याद रहना चाहिए। दोस्तों, इस बात को ठीक पूरे पूरे तथ्यों के साथ याद रखना होगा कि इन 28 महीनों और 12 दिनों के दौरान मणिपुर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैतेइयों और कुकियों के बीच हुई हिंसा में 258 लोगों की जान जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 4,786 घरों में आग लगा दी गई है। 386 चर्चों और मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। औरतों को नंगा करके घुमाया गया है। सार्वजनिक रूप से उनके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ हुई है। बलात्कार हुए हैं। मैतेइयों और कुकियों के अपने हथियारबंद गिरोहों और संगठनों के बीच लगातार गृहयुद्ध होता रहा है। मणिपुर इस बीच एक पार्टी के रूप में भाजपा का ही शासन था। कुछ दिन पहले तक भाजपा के एन वीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री थे। उनकी शह पर राज्य की पुलिस मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों के साथ उलझती रही है और केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा लगातार वहां अपनी पसंद के अफसरों को नियुक्त किया गया है। कौन नहीं जानता कि मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक आ चुका है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस में मोदी जी सिर्फ 2 मिनट बोले थे। भाषण उन्होंने बहुत लंबा दिया था, लेकिन मणिपुर पे वो सिर्फ 2 मिनट बोले थे। नई परख के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब मोदी जी चूरचांदपुर गए तो वहां क्या माहौल था। पहले तो वहां के प्रशासन ने कोशिश की कि मोदी जी के स्वागत में एक डांस का कार्यक्रम रखा जाए। मणिपुर अपने नृत्यों के लिए मशहूर है, लेकिन कुकी लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हमारे घाव अभी भरे नहीं है, इसलिए डांस तो हमसे नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर आखिर में नृत्य का वह कार्यक्रम नहीं हो पाया। मोदी जी बड़े निराश हुए होंगे कि उनके स्वागत में कुकियों ने मन घायल होते हुए भी नृत्य में भाग नहीं लिया। गोदी मीडिया लगातार बता रहा था कि मोदी जी का चूरचांदपुर में स्वागत हो रहा है, लेकिन वहां रोज की तरह सड़कें सूनी पड़ी हुई थी। सूनी सड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मोदी को जिस कमरे में कथित पीड़ितों से मिलते दिखाया गया, उस नजारे को देखकर साफ लग रहा था कि यह एक खानापूरी की जा रही है, क्योंकि अगर यह खानापूरी भी न की जाती तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ता। जिस समय मोदी जी अपनी 20 मिनट की स्पीच दे रहे थे, उस समय हालत यह थी कि वहां आए और लाए गए श्रोता बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने केवल भाषण के शुरू में कुछ तालियां बजाई और कुछ आखिर में बजाई, ताकि औपचारिकता पूरी हो सके। एकदम औपचारिक शैली में ही ये सारा काम किया गया। जब प्रधानमंत्री ने अपनी परियोजनाओं और विकास की चर्चा की, तो एक बार भी वहां आए और लाए गए लोगों ने एक बार भी ताली नहीं बजाई। यह एक कड़वी हकीकत है कि मोदी जी वहां केवल खाना पूरी करने गए थे। आज भी वहां के लोगों के आंसू पहुंचने, विस्थापितों से मिलने, जिन महिलाओं को नोचा गया था उनका हाल जानने या शांति की अपील करने के लिए वे नहीं गए थे, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अल्पसंख्यक विरोधी प्रोजेक्ट का एक चरण पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में मोदी जी का यह दौरा हुआ था। यह प्रोजेक्ट क्या था, यह मैं इसी बातचीत में आगे बताने वाला हूं। इसीलिए मणिपुर को उनका स्वागत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मणिपुर के लोग इस बात को अब तक नहीं भूले हैं कि जब तक भाजपा की अपनी सरकार पर नहीं आ गई, तब तक वहां राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया गया। कौन भूल सकता है कि मोदी जी मणिपुर के प्रतिनिधियों तक से कभी नहीं मिले।
कौन भूल सकता है कि आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं के साथ क्या किया? कौन भूल सकता है कि भाजपा के शासन में गृह युद्ध को लगातार चलाते रहने के लिए हथियारों की अनवरत सप्लाई सुनिश्चित की गई, लोग खुलेआम बंदूकें लहराते रहे। दोस्तों, यह सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार थी, बहुसंख्यक मैतेइयों जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं और अल्पसंख्यक कुकियों जिनमें ज्यादातर ईसाई हैं के बीच कुछ तनाव हो सकता था, पर जाति हिंसा ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर 3 मई 2023 को हिंसा फूटी तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतने कमजोर थे कि मिलकर उसे तुरंत खत्म नहीं कर सकते थे? दोनों पक्षों को एक मेज पर बैठकर वार्ता नहीं करवाई जा सकती थी? हम जानते हैं कि यह सब हो सकता था, पर नहीं किया गया, जानबूझकर नहीं किया गया। इसलिए कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अल्पसंख्यक विरोधी प्रोजेक्ट का एक अघोषित कांड था, जिसे जानबूझकर अंजाम दिया जा रहा था, ताकि पूरे उत्तर पूर्व में अल्पसंख्यकों के सामने एक नमूना पेश किया जा सके। अगर तुमने अपने राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया, अगर तुमने चुनाव में भागीदारी करके गठजोड़ बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी की मांग की, तो तुम्हारा यही अंजाम होगा। या तो गृह युद्ध झेलने के लिए तैयार रहो या बहुसंख्यकवादी राजनीति के आगे दब कर रहो। मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई हिंसा को अक्सर जातीय हिंसा का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष मैतेई जातीयता का है और एक पक्ष कुकी जातीयता का। दरअसल यह हिंसा सांप्रदायिक चरित्र की रही है। इसका ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे से है। विपक्षी नेता हो, मानवाधिकार समूह हो या कुछ मीडिया मंच हो, इन सब का दावा है कि यह हिंसा संघ के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का परिणाम है। यह एजेंडा गैर हिंदू अल्पसंख्यकों जैसे कि मणिपुर के ईसाइयों को खतरे के रूप में देखता है। हिंसा के 28 महीनों में लगातार संघ की विचारधारा से प्रेरित हिंदू राष्ट्रवादी मिलिशिया या हथियारबंद गिरोह कुकी ईसाइयों पर हमला करते रहे। इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जातीय वर्चस्व के युद्ध के रूप में पेश किया गया। मैतेई लिपुन और अरम्बाई तेंगोल जैसे गिरोहों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाता माना जाता है। ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित समझे जाते हैं। इन पर तनाव भड़काने का आरोप है। ये मैतेई संगठन कुकियों को विदेशी तत्व मानते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों ने ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा को उजागर किया है और इसे केवल जातीय बताने से इनकार किया है। कुछ विश्लेषणों में से हिंदुत्व की ताकतों द्वारा अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाइयों और मुसलमानों को निशाना बनाने के ऐतिहासिक पैटर्न से जोड़ा है। संघ को इस तरह के हिंसक कार्यक्रमों की वैचारिक रीढ़ माना जाता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर कुछ यूजर्स ने संघ पर हिंसा को प्रायोजित करने या उसे जोर देने का आरोप लगाया है। इसे पोग्राम या जनसंहार की संज्ञा दी गई है। दूसरे राज्यों में हुए इसी तरह के प्रोग्रामों के साथ में इसे भी जोड़ा गया है। मई में हिंसा भड़कने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया 18 जून 2023 को, यानी 46 दिन बाद आई। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले ने एक बयान जारी करके हिंसा की निंदा की, शांति की अपील की और प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। यह बयान संघ के आधिकारिक एक्स पूर्व ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया गया। इसके बाद संघ 16 महीने तक चुपचाप रहा। 16 महीने तक संघ कुछ नहीं बोला। मणिपुर में यह अवधि जबरदस्त हिंसा, गृहयुद्ध और महिलाओं पर यौन अत्याचारों की अवधि थी। इस बीच में एक बार 24 अक्टूबर 2023 को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी दशहरा रैली में मणिपुर की हिंसा को बाहरी ताकतों का काम बताया। जाहिर है, कहकर वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को क्लीन चिट देते नजर आए। जिसमें विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, उस समय भी संघ मणिपुर के सवाल पर मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ ही खड़ा हुआ था। आखिर क्यों? इसलिए कि ये दोनों वहां संघ का ही प्रोजेक्ट चला रहे थे। फिर जून 2024 में एक ऐसी घटना हुई जिसने देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। मोदी जी लोकसभा में अपना बहुमत खो बैठे। 300 से ज्यादा सीटें 2040 पर आ गईं। इसके बाद संघ ने मणिपुर के सवाल पर मोदी जी को डांटना शुरू किया। ऊपर से देखने में लगता है कि संघ सरकार को इसलिए डांट रहा था कि वह मणिपुर में शांति कायम नहीं कर पा रही है, पर अगर समग्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि संघ सरकार को इसलिए डांट रहा था कि इतने लंबे समय में भी वह हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ कुकियों के अल्पसंख्यक प्रतिरोध की कमर नहीं तोड़ पाई। संघ मान रहा था कि यह मोदी की बड़ी विफलता है। न प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री संघ के एजेंडे को पूरा कर पाए। आज स्थिति यह है कि संघ के एजेंडे के खिलाफ मणिपुर में भी भारी असंतोष है।
जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता और नेता इस्तीफा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को नुकसान हो चुका है। दरअसल भाजपा की राजनीति मणिपुर की घटनाओं के कारण पूरे उत्तर पूर्व में गतिरोध का शिकार पड़ी हुई है। मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में भाजपा हार गई। असम में कई सीटों पर उसकी जीत के अंतराल में गिरावट आई। मणिपुर में कुकियों के प्रतिरोध को फटाफट खत्म न कर पाने से वहां का गृह युद्ध लंबा खिंच गया। यह संघ की मोदी सरकार से नाराजगी का एक बड़ा कारण रहा। दोस्तों, सोचा जा सकता है कि अपने ही देश के शांतिप्रिय लोगों के खिलाफ जो ताकत इस तरह के हिंसक प्रयोग करती हो, उसे किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यही देखने की बात यह भी है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो इतने रक्तपात और अत्याचार के बाद केवल मुंह दिखाने के लिए मणिपुर गए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्होंने बार बार मणिपुर जाकर लोगों को गले लगाया और विश्वास दिलाया कि यह देश उनके साथ है। राहुल गांधी मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के बाद 3 बार वहां का दौरा कर चुके हैं। 30 जून 2023 को हिंसा शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद राहुल गांधी ने मणिपुर का पहला दौरा किया था। वे 2 दिन तक वहां रहे, चूरचांदपुर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से सड़क मार्ग रोक दिया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से चूरचांदपुर पहुंचे और राहत शिविरों में लोगों से मिले। राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, जो 18 मार्च को मुंबई में समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा को बीजेपी और संघ की गतिविधियों का परिणाम बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने तीसरा दौरा किया। उन्होंने जिरीबाम, चूरचांदपुर और विष्णुपुर के राहत शिविरों का दौरा किया, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राज्यपाल से शांति बहाली पर चर्चा की। राहुल गांधी ने बार बार मणिपुर के हालात को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाया, केंद्र सरकार पर शांति बहाली की नाकामी का आरोप लगाया और पीएम मोदी से राज्य का दौरा करने के लिए मांग की। दोस्तों, अंतर समझा जा सकता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो मणिपुर का दौरा करने से लगातार परहेज करते रहे, क्योंकि उन्हें अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा हिंसक ढंग से दबाने की क्षमता प्रदर्शित करने के संघ के प्रोजेक्ट को चलाना था। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो पहले दिन से ही मणिपुर के घावों पर मरहम लगाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और अपने सुझावों से भी हमें अवगत कराएं, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।